हमने लास्ट में क्या कवर किया था? हमने लास्ट में कवर किया था कि हमारे पास कौन कौन से, यानी कि ईयर में, असेसमेंट ईयर, कौन कौन सी कंडीशन में, सिचुएशन में मेरे पास असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या होता है, सेम होता है। इसमें तो बाबू ये बताओ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि कौन से ईयर में असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या होगा, सेम है। अब देखो नेक्स्ट में देखते हैं, द नेक्स्ट कंसेप्ट इज अवर द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। ठीक है, मतलब कौन कौन सी हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट है जो कि इनकम टैक्स को चार्जेबल नहीं है, यानी कि कौन सी अमाउंट पे आपको टैक्स पे नहीं करना। नाउ सी द फर्स्ट कंडीशन, दीज ऑल कंडीशंस आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इन केस ऑफ एवरी इंडिविजुअल, तो बाबू आपको हर एज लर्न करनी है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या था हमारे पास, मेल के लिए अलग होता था, फीमेल के लिए अलग, लेकिन अब क्या कर दिया, मेल और फीमेल के लिए हमने एक ही स्लैब रेट को डिसाइड कर दिया। आज हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करना सीखेंगे कि दैट हाउ डू वी कैलकुलेट द अवर टैक्स लायबिलिटी ऑन द फॉलोइंग इनकम, कि हम अपनी फॉलोइंग इनकम पे कैसे टैक्स लायबिलिटी को करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करना है। So in case of the every individual, the main thing is remember the every individual। ठीक है, अब क्या है, अब मेल और फीमेल में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, तो मेल के लिए भी सेम ही लिमिट है और फीमेल के लिए भी। तो एवरी इंडिविजुअल के केस में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बीइंग रेजिडेंट इन इंडिया, इंडिया में क्या है, रेजिडेंट है। ठीक है, हु इज ऑफ द एज ऑफ 80 ईयर्स और मोर, जो कि यानी कि इंडिया में क्या है, रेजिडेंट है, रहने वाले हैं, और जो कि 80 साल या उससे ज्यादा हैं, यानी हु इज ऑफ द एज ऑफ 80 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर के दौरान किसी भी समय में। ठीक है, अब मेन चीज है बाबू, हम आपके पास वो 80 ईयर्स या उससे ज्यादा है, तो अब उस केस में लिमिट कितनी है, 5 लाख। जैसे मान लीजिए कि 5 लाख मेरे, यानी कि एक 85 ईयर्स के क्या है, फीमेल है, उसकी इनकम है 10 लाख, तो इसका मतलब 10 लाख में से आपको 5 लाख पे कोई भी टैक्स पे नहीं करना। It means this is your exemption amount. You no need to pay the tax on 5 lakh. तो आपको 5 लाख पे कोई भी टैक्स पे नहीं करना। Now the next B. In case of individuals, male और female, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल है, मेल फीमेल है, रेजिडेंट। सो प्लीज सी हेयर, इट इज मेंशन हियर, इट इज एन रेजिडेंट। रेजिडेंट माने इंडिया का रहने वाला होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट हम एनआरआई की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई भी अमेरिकन है, वो 2 साल से यहाँ आके क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है, या ठीक है, तो वो हमारे यहाँ का ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बना, तो उसके लिए उस कंडीशन में उसके लिए इन इनकम पे एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगी। सिर्फ ये एग्जेम्पशंस उन्हीं के लिए हैं जो हमारे यहाँ के क्या हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं। सो इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स मेल और फीमेल बीइंग रेजिडेंट इन इंडिया हु इज ऑफ द एज ऑफ 60 ईयर्स, बाबू नाउ सी द एज इज द 60 ईयर्स, यानी 60 ईयर्स से है। ठीक है, और पर यहाँ ध्यान रखना 60 ईयर से ज्यादा है, यहाँ ये नहीं कहा कि लेस देन, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन में लेस है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, लेस है। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे बी पॉइंट में, तो देखो इस पॉइंट में, सी पॉइंट में 60 ईयर से कम है, तो लिमिट कितनी है, 2.5 लाख, यानी कि 2,50,000। यहाँ 80 ईयर्स और उससे क्या है, ज्यादा है, तो लिमिट कितनी है कि इस पे, इस इनकम पे आपको टैक्स नहीं पे करना, 5 लाख। और अगर 60 ईयर्स
ठीक है, 60 ईयर्स के हैं और 80 ईयर्स तक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट स्लैब इसमें है लेस देन 60, लिखा है ना इज लेस देन, और ठीक है ना, इररिस्पेक्टिव कि उसकी एज 60 से ज्यादा है कम है, ठीक है। तो यहाँ देखो आपके पास यहाँ अलग अलग एज ग्रुप में इनकम स्लैब यानी जो भी हमारे पास टैक्सेबल इनकम है वो मेंशन है। बाबू अगर आ जाए 60 ईयर तो 60 ईयर आपका बी में आएगा, ध्यान रखना, लिखा है 60 ईयर या उससे ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन भी कर लेना, ठीक है। तो ये 60 ईयर से 79 ईयर्स तक है, क्योंकि बात तो वही अंडरस्टूड है कि जो 60 ईयर्स के हैं एज के उनका इतना होगा इनकम स्लैब रेट, और जो 80 इयर्स और उससे ज्यादा है उनके लिए ये स्लैब रेट है। लेकिन यहाँ पे 80 इयर्स या उसके ज्यादा है ना, तो इट मीन्स कि यहाँ का इतना हो जाएगा 79 इयर्स तक, ठीक है। तो स्लैब रेट कितना है, 3 लाख है। अब नेक्स्ट में क्या है, एनी अदर इंडिविजुअल जो कि इंडिया में रेजिडेंट है हु इज लेस देन 60 इयर्स ऑफ द एज, जो कि 60 साल से कम है, और एन इंडिविजुअल हु इज नॉन रेजिडेंट, और एक इंडिविजुअल जो कि नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। यानी कि अब एक बेनिफिट और दिया गया, ध्यान से देखो, एक जो कि इंडिया में रेजिडेंट है 60 ईयर से कम है, लाइक आपकी एज कितनी होगी 22, ठीक है, 21 ये आपकी एज होगी, या 23 मैक्सिमम, ठीक है। तो आपके पास कितना है 60 ईयर्स से कम की एज है, तो आप क्या हो गए इस कैटेगरी में लाई करते हो। अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो कितना 7 लाख, क्योंकि मैं आपको बहुत डीपली समझा रही हूँ, आप इनकम अर्न कर रहे हो 7 लाख, तो 7 लाख में से माइनस कर देती हूँ इतना 2.5 लाख, ठीक है। तो बाकी की इनकम आपकी क्या हो गई है, उस इनकम पे आपको टैक्स पे करना है, और आपको 7 यानी कि 2.5 लाख के इनकम पे आपको एग्जेम्पशन है, इस पे कोई टैक्स पे नहीं करना, ठीक है। अब देखो कह रहे हैं और एन इंडिविजुअल हु इज अ नॉन रेजिडेंट, एक वो इंडिविजुअल जो कि नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, और एन इंडिविजुअल हु इज नॉन रेजिडेंट irrespective of whether his age is less than और more than 60 years, irrespective की जो उसकी एज है वो 60 साल से कम है या 60 साल से क्या है ज्यादा है, तो irrespective of whether his age is less than और more than 60 ईयर, तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि उसकी एज 60 ईयर से कम है ज्यादा उससे मतलब नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने ये बोला है कि इंडिविजुअल अगर नॉन रेजिडेंट यानी कि बाहर का रहने वाला है तो उसकी इनकम पे उसे 2.5 लाख तक हम एग्जेम्पशन देंगे, उसके अलावा एग्जेम्पशन नहीं देंगे, वही है। बाकी अगर कोई भी HUF है उसको भी हम 2.5 लाख तक ही देंगे, चाहे वो 60 साल 100 साल पुराना HUF क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली सिर्फ HUF मेंशन है, नंबर ऑफ ईयर्स के लिए बाइफर्सिकेशन नहीं दिया गया, सिर्फ वो इंडिविजुअल के केस में ही होता है। नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज इनकम एक्सीडिंग एग्जेम्पशन मैक्सिमम एग्जेम्पशन मोर देन 60 ईयर्स, यानी कि कोई भी यानी कि 60 ईयर से ज्यादा है और जिसकी एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा उसकी इनकम है, मतलब कहने का मतलब सिंपल है, चाहे आपके पास एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो उसमें 2.5 लाख तक की इनकम क्या है आपकी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल जुडिशियल क्या है पर्सन, तो है 2,50,000 तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं पे करना, और बाकी फर्म कंपनी लोकल अथॉरिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी इनके लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं है, अगर ये 1 लाख भी अर्न करेंगे तो भी इन्हें क्या टैक्स पे करना है। पहले बताओ क्लियर हुआ या नहीं, ठीक है, अभी तक के में कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट पे द नोट द एग्जेम्पशन लिमिट इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल whether the male or female who is of the age of the 60 years and above but who is non-resident in India is
2,50,000 instead of 3 lakh and 5 lakh as the case may be। कहने का मतलब है, मान लीजिए कभी आप ये डिसाइड करने लगे कि अच्छा इसमें जो ना सी थर्ड पॉइंट में मैम ने ये बताया था कि एक इंडिविजुअल है जो कि 60 ईयर से कम का है, तो उसको हमें 2.5 लाख तक टैक्स पे नहीं करना। पर अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि कोई इंडिविजुअल है, उसने उसकी 15 लाख तक की इनकम है और वो नॉन रेजिडेंट है और उसकी एज कितनी है, एज है उसकी 70 ईयर, तो आपको ये नहीं ये देखना कि नॉन रेजिडेंट के केस में हम अगर वो दूसरे सब ग्रुप में आता है, दूसरे सब में आएगा, तो यहाँ पे उसकी इनकम कितनी है 3 लाख, तो हम उसे एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख की तब देते जब वो सिंपली आपके पास क्या होता है, रेजिडेंट होता। जब वो रेजिडेंट नहीं होगा, ध्यान रखना, अब वो क्या है, रेजिडेंट नहीं है, और जब वो रेजिडेंट नहीं है तो उस केस में हमारे पास क्या है, सिंपली अगर वो रेजिडेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट है, चाहे एज उसकी 80 ईयर्स ही क्यों ना हो जाए, द लिमिट इज टू बी द सेम, लिमिट इज योर द ओनली 2,50,000। पहले बताओ क्लियर हुआ इतना? ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट पे बोलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, रेट्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। 1920 के असेसमेंट ईयर के लिए हमें इनकम टैक्स का रेट क्या है, नंबर 1 इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स, अगर मैं बात कर रही हूँ इंडिविजुअल्स के केस में, तो देखो क्या लिखा है, फॉर एन इंडिविजुअल, देखो बाबू जिस तरीके से अभी मैंने आपको इनकम का बताया है, आप सभी को मैं क्वेश्चन दूंगी, अभी आप ये मुझे करके बताओगे। एक पार्ट ले लो कि जैसे ए पार्ट में क्या बोला गया है, देखो फॉर एन इंडिविजुअल मेन और वुमेन, इंडिविजुअल है क्योंकि आपको मैंने क्लियरली कर दिया कि मेन और वुमेन में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, तो फॉर एन इंडिविजुअल मेन और वुमेन रेजिडेंट इन इंडिया, इंडिया का क्या है, रेजिडेंट है, तो who is of the age of, तो रेजिडेंट इन इंडिया who is of the age of 80 years or more, जो कि 80 साल और उससे ज्यादा की एज का है, तो उसको हमारे पास 5 लाख की इनकम पे तो टैक्स पे नहीं करना ना, नील। अगर और उसे नेक्स्ट अपने 5 लाख के 10 लाख की इनकम पे, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 5 लाख, यानी कि उसे 5 लाख की इनकम पर कितना टैक्स पे करना है, 20%। नाउ द नेक्स्ट 10 लाख से अबव द 10 लाख से अबव उसे टैक्स पे करना है कितना, 30%। सो अब आप एक पेन लेके बैठो, कॉपी लेके बैठो, कैसे क्वेश्चन को करोगे, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, फिर बताऊंगी कि हमें दोनों पॉइंट को टैक्स की कैलकुलेशन को या टैक्स की कंप्यूटेशन को हमें किस तरीके से इम्पोर्टेंटली इनको देखना है। तो देखो सी की एज क्या है, मेन है, मेन की एज कितनी है, मेन की एज है 84 ईयर, सो आप लिख लो कि मेन है, MEN मेन, एज कितनी है 84 ईयर, तो 84 ईयर्स की एज है, ठीक है, मेन है, एज 84 ईयर्स की एज है, इनकम कितनी है 12 लाख, ठीक है, 84 ईयर्स की एज है, मेन है और इनकम कितनी है 12 लाख, यानी कि 84 ईयर की एज है, इनकम 12 लाख है, तो हमें क्या नोटिस करना है कि ये हमारे पास कौन सी एग्जेम्पशन लिमिट में लाई करेगा, जल्दी बताओ कौन सी एग्जेम्पशन लिमिट में लाई करेगा, ये हमारे पास एग्जेम्पशन लिमिट में लाई करेगा द फर्स्ट वन, क्या लिखा है कि जिसकी 84 ईयर्स तक है, तो उसमें एग्जेम्पशन लिमिट कितनी होगी, एग्जेम्पशन लिमिट इज द 5 लाख, 5 तो लाख। लिखो 10 लाख, 10 लाख में से माइनस करो 5 लाख, देखिए मैं करके नहीं दिखाऊंगी, अब आपको खुद से ट्राई करना है कि 10 लाख में से माइनस करो 5 लाख, तो कितना हो गया, 5 लाख बचा या नहीं, यस मैम। यस मैम। ठीक है,
तो 10 लाख में से माइनस कर दिया 5 लाख, तो कितना रिमेनिंग रह गया? रिमेनिंग इज 5 lakh. 5 लाख ओनली। द रिमेनिंग इज योर द 5 लाख। अब हम बात करते हैं, तो क्या लिखा है? इनकम कितनी है? नहीं सॉरी, रिमेनिंग हमारे पास 7 लाख हो गया ना, मैंने इनकम 12 लाख बोली है ना। 12 lakh. Yes, ma'am. हाँ, तो रिमेनिंग 7 लाख हो Remaining गया। 7 lakh. हाँ, तो अब यहाँ देखो, यानी कि 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पर, यानी कि 5 लाख से 10 लाख, तो उसके पास तो 5 से 10 लाख में 5 लाख हो गए ना एक्स्ट्रा। तो ये जो 5 लाख Yes, की ma'am. इनकम पर, हाँ, अब यानी कि उसकी इनकम, आपको इनकम को डिवाइड कर दो। आप उसकी इनकम को कैसे डिवाइड करोगे? आप उसकी इनकम को डिवाइड कर दो 5 लाख, ठीक है, 10 लाख, या ऐसे करो 5 लाख, 5 लाख और 2 लाख। तो देखो 5 लाख तक की इनकम पर नील आ गया, एंड देन 10 लाख की इनकम है। 10 लाख की इनकम में से 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, तो देखो 5 लाख से 10 लाख के बीच का टैक्स कितना है? 20%। यानी कि अब मैं 5 लाख पे टैक्स निकालूंगी, तो 5 लाख का 20% निकालो तो कितना आएगा? 1 लाख। कितना आ गया? समझ में आया या नहीं? चलो पहले कंप्यूट करो, आराम से पहले इसको कंप्यूट करो। मैम आपके पास 5 lakh का 20% निकालेंगे तो 50,000 हो रहा है। नहीं 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 नहीं, आ गया आ गया। बाबू 1 लाख आएगा ना? यस मैम, आ गया आ गया। 1 लाख आएगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या लिखा है? अबव 10 लाख, यानी 10 लाख से ज्यादा उसकी इनकम कितनी है? 2 लाख है ना? यस मैम। बताओ सब। ये मत सोचना कि हमें, देखो ये फिक्स है, मान लो, देखो ये चीज तो फिक्स है, कोई अगर 50 लाख भी अर्न कर रहा है ना, तो 5 लाख पे तो टैक्स नहीं पे करेगा, बाकी के 5 लाख पे 20% पे करेगा। अब तो टोटल 5 + 5 कितना हो गया? 10। तो बाकी का जो बैलेंस बच गया उस पे उसको टैक्स कितना पे करना है? 30%। तो यानी बाकी के 2 लाख पे अब अलग से टैक्स निकालो, और रिमेनिंग 2 लाख पे आपको टैक्स निकालना है कितने का? 30% का टैक्स कंप्यूट करना है। So we have to calculate the tax on the remaining amount, that is at 10 lakh. तो मुझे 10 लाख पे रिमेनिंग कितना टैक्स करना है? 30%। अब 10 लाख पे निकालो 30%, कितना आ गया? 60,000। 60 या 30? 2 लाख का 30% निकालेंगे ना? हाँ तो ठीक है, तो 2 लाख का नहीं, ऐसी कैलकुलेशन में आपकी चेक कर रही थी, कैलकुलेशन सही की है या नहीं। 2 लाख का 30% कितना हो गया? 60। यानी कि 1 लाख वो टैक्स कैलकुलेट करके आया, और 60,000 अलग से, तो यानी कि टोटल टैक्स कितना निकल के आया? 1,60,000। 60,000। पहले बताओ, इतना निकल के आया, इसमें अभी हमें सेस भी लगाना है, ठीक है। सेस क्या होता है? सेस आपका होगा टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर आपको टैक्स लगाना है। तो 1,60,000 का, ठीक है, निकालो 4%, ये पहले 3% था, और अब ये इसमें आपके पास क्या होता है, ये कि जो आपने इसमें क्या है कि जैसे एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, ठीक है, आपने सेकेंडरी, प्राइमरी, इन सब की एजुकेशन के लिए भी हम क्या करते हैं? टैक्स पे करते हैं। और ये क्या होता है? आपका टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगा। तो आपको जो 1,60,000 है, तो 1,60,000 का 10% निकालो, सॉरी 4% निकालो। 6,400। तो अब ये इसमें ऐड कर दो। So this is your total tax liability. पहले बताओ, क्लियर हुआ इतना? तो होना चाहिए। आज का कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है कि हमारा टैक्स कंप्यूटेशन का कंसेप्ट है। मैम लास्ट में हमने क्या निकाला?
ये 4% जिसका निकाला है टोटल सेस टैक्स का। लिख लो, लिखो सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस, ओके मैम। सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। ठीक है, 4% के रेट से हमने सेकेंडरी एजुकेशन हायर सेस लगाया है। तो आप 1,60,000 पे निकालोगे कितना, 4%। तो 1,60,000 पे कितना हो गया, 4% आप कंप्यूट कर दो, निकाल दो, तो आपका कितना हो जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस 6,400। अमाउंट कितना, हाँ, तो जो बैलेंस अमाउंट है, इट मीन्स कि दिस इज द टैक्स लायबिलिटी, यू हैव टू पे टैक्स ऑन दिस इनकम। तो आपको इस इनकम पर टैक्स पे करना है। क्लियर हुआ? इट मीन्स कि आपको इस इनकम पे टैक्स पे करना है। मैम अब मैम हाँ, जो 1,60,000 का 4% निकाला है उस वो टैक्स पे करना है हमें, या नहीं फिर उस नहीं, वो उसमें से पूरा माइनस टोटल करके? 1,60,000 में भी 4% ऐड कर अच्छा दो, अच्छा, वही पूरा। ओके। ये तो आपकी इनकम पे टैक्स निकला। यस मैम। और जो आपने 4% निकाला है, जो 4% आपने निकाला है, वो आपका एजुकेशन, यानी कि वो आपने पढ़ाई लिखाई शिक्षा की ओर पे किया है, ओके मैम। ये वो टैक्स है। ठीक है, यस अब मैम। आ जाओ, पहले अब आपको 80 ईयर्स का समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको भी एक देखो, अब इसमें थोड़ा सा क्राइटेरिया और बढ़ गया, क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या था, यहाँ पे 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स पे नहीं था। अब यहाँ देखो, वो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, चाहे वो मेन है चाहे वो वुमेन है, ठीक है, रेजिडेंट है इंडिया में, जो कि 60 ईयर्स या उनसे ज्यादा की एज है, लेकिन लेस देन 80। ध्यान रखना, 80 ईयर्स, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम जो 80 ईयर्स का, उनका हमें ए से निकाले या बी से निकाले। जो हमारे पास 80 ईयर्स है उसको आपको कंप्यूट करना है ए से, क्योंकि देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, क्या लिखा है, हु इज ऑफ द एज ऑफ 80 ईयर्स, और बी पॉइंट में जो कि 60 ईयर्स। तो ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। तो आपके पास 80 या उससे ज्यादा में फर्स्ट है, तो बी में 60 ईयर्स या उससे ज्यादा, लेकिन लेस देन 80 ईयर्स, लेकिन 80 ईयर्स से कम होना चाहिए। अब देखो क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमें सीनियर सिटीजन को ज्यादा बेनिफिट मिलता है कि उनको ज्यादा इनकम पे टैक्स नहीं पे करना, लेकिन हमें यहाँ पे 3 लाख की इनकम पे टैक्स नहीं पे करना। अगर 3 लाख से 5 लाख, इट मीन्स कि इन लोगों को ज्यादा टैक्स पे करना है। तो 3 लाख से 5 लाख है, उस पे करना है 5% का टैक्स। बाकी तो सेम है, 5 लाख से 10 लाख की इनकम पे कितना हो गया, 20%। और अगर 10 लाख से क्या है, अबव इनकम में ज्यादा है, तो उस पे कितना हो गया, 30%। पहले बताओ, क्लियर हुआ इतना? अब लिखो एक, देखो, अब मैं आपको सेम ही इनकम है, ठीक है, इनकम जो हमने फर्स्ट पार्ट एज्यूम किया था, प्लीज आप सभी पेपर पेन लेके बैठो, दोबारा क्वेश्चन लिखो। अब कितनी एज है, अब एज है 64 ईयर। देखो पहले 84 ईयर की एज थी ना, मैन था, उसकी एज कितनी थी, 84 ईयर, बट नाउ द एज इज द 64 ईयर। सो प्लीज एवरीवन, यस मैम। आप लिख लीजिए उस पे, क्योंकि देखो मैं तो 2 मिनट में करके दिखाऊं, लेकिन आप खुद से ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, जैसा बोल रही हूँ ढंग से समझ में आएगा। नाउ द पर्सन, नाउ दैट मैन, द एज ऑफ दैट मैन इज द 64 ईयर्स। उसकी जो मैन की जो एज है वो कितनी है, मैन की एज है 64 ईयर्स की एज है, ध्यान देना। तो फॉर एन इंडिविजुअल मैन और वुमन रेजिडेंट इन इंडिया हु इज ऑफ द एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर, जो कि 60 ईयर्स और उससे ज्यादा की एज के हैं, तो इसका मतलब वहां पे 3 लाख की इनकम पे आपको टैक्स नहीं पे करना। अवर द इनकम इज 12 लाख, मैंने सेम क्वेश्चन दिया है, इनकम इज 12 लाख। अब बताओ 12 लाख में से माइनस कर दो 3 लाख,
तो 12 लाख में से माइनस कर दो कितना, 3 लाख 9 माइनस लाख कर 3 दो। लाख तो 9 12 लाख लाख में से आपने 3 लाख, क्योंकि आपको 3 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं पे करना। अब देखो, आपको जैसे हमने इसमें डिवाइड किया था, ऐसे इनकम को इसमें डिवाइड कर दो। 12 लाख की इनकम है ना, तो 12 लाख की इनकम को मैं कैसे डिवाइड करूंगी, यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया है 3 लाख। तो फर्स्ट में कितना आ गया है, 3 लाख है। ठीक है, तो फर्स्ट में मेरे पास कितना हो गया, 3 लाख। नेक्स्ट में कितना है, 2 लाख। ठीक है, तो फर्स्ट इज दी अवर 3 लाख, नेक्स्ट इज दी अवर 2 लाख। तो यानी 3 प्लस 2 मिलके कितना हो गया, 5 लाख हो गया। हमें ये देखना है 5 लाख। नेक्स्ट कितना है, 5 लाख, यानी कि 3 प्लस 2 प्लस 5, तो यानी कितना हो गया, 10 लाख। 10 लाख हो गया। अब यहाँ देखो, ये जो 10 लाख से अबव है, अब यानी कि देखो 10 लाख से अबव कितनी इनकम आ रही है, 2 लाख। ठीक है, तो पहले मैंने इनकम को डिवाइड कर दिया, अब उसको मल्टीप्लाई करूंगी उनके रेट से। दिस इज द व्हाई आवर टैक्सेशन सिस्टम इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। व्हाई? बिकॉज वी हैव टू पे द हाई टैक्स ऑन द हायर इनकम। जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी आपको हर इनकम का पार्ट पे टैक्स पे करना है। तो कंप्यूट करो, 12 में से 12 लाख में से 3 लाख मैंने क्या कर दिए, माइनस कर दिए। क्यों माइनस कर दिए 3 लाख? 9 लाख बिकॉज ऑन दैट 3 लाख वी डोंट हैव टू पे द टैक्स, इट कम्स अंडर द अवर मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट, क्योंकि हमें उस पे कोई टैक्स नहीं पे करना और ये हमारी मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट में आती है। तो 12 लाख में से 3 लाख माइनस किया, देन इनकम इज देवर दी 9 लाख। और अब आप ये भी कह सकते हो कि मैम ये 9 लाख पे गवर्नमेंट एक फुल रेट क्यों नहीं डिसाइड कर देती कि हम 9 लाख पे यानी एक फुल रेट ही डिसाइड कर दे। देखो उससे क्या होगा, जो ज्यादा इनकम अर्न कर रहे हैं तो उनके वो तो फेवर में होंगे, ठीक है, पर लेकिन जो कम इनकम अर्न कर रहे हैं वो फेवर में नहीं है। अब सिंपल है, जो जितनी ज्यादा इनकम अर्न करेगा, ठीक है, वो उतना ज्यादा टैक्स पे करेगा। तो अब आ जाओ, आपके पास कितना बच गया, 9 लाख। 9 लाख में से हमें क्या फ्रेम करना है, 3 लाख तो हो चुका है, 5 लाख फ्रेम करना है। तो यानी कि कितनी इनकम हो गई, तो 2 लाख पे निकालो 5%, निकालो 2 लाख का 5%, 10,000 10,000। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि 5 लाख से 10 लाख, तो वो इस क्राइटेरिया में आता है ना, तो 5 लाख से 10 लाख के इस क्राइटेरिया में आता है। तो कितना हो गया, 5 लाख। कितनी हो गई इनकम, 5 लाख। तो 5 लाख का निकालो 20%, 1 लाख 1 लाख। अब नेक्स्ट कितना हो गया, 2 लाख। तो 2 लाख का निकालो 30%, कितना हो गया, 60,000। 60,000। 60,000 अब सबको ऐड कर दो। देखो ये जो इनकम आपका जो टैक्स लायबिलिटी है, ये ए पॉइंट से ज्यादा है या नहीं। द टैक्स लायबिलिटी इन पॉइंट नंबर बी इज हायर देन अवर द ए, क्योंकि ए में Yes. हमें छूट ज्यादा मिली थी क्योंकि वो सीनियर सिटीजन थे। ये है तो ये भी, पर ये उससे भी ज्यादा थे, वो सुपर सीनियर थे। अब बताओ टोटल टैक्स लायबिलिटी कितने निकल कर आ रही है, 170,000 170। 1,70,000 अब इस 170 1 का लाख मुझे क्या निकालना 70,000 है, 4% निकालना है। 4% क्या होगा, सेस होगा। तो CESS यानी कि सेस है, द 4% इज द सेस, वी हैव टू कैलकुलेट दैट सेस ऑल्सो। 6,800। हाँ, जो भी आ रहा है, अब आप इन सबको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, इनकम बताओ टोटल। 1 lakh 70.
अरे 1 लाख तो वही था, 60,000 वही हो गया। आपके पास तो कितना आ गया, 1,70,000 तो था ही, तो 1,70,000 का 4% निकाल दो। 6,000 मैम टोटल आ रहा है 1,76,800। हाँ तो वही आगे टोटल, तो 1,76,800। क्लियर हुआ सबको या नहीं, पहले मुझे अब ये बताओ। यस मैम। यस मैम। यस समझ मैम। में आया, इजी यस है। मैम। यस देखो मैम। बाकी सब तो देखो, बस आपको ये चीज देखनी है यस। कि उनकी इनकम तक जाएगी। मान लो कि इसी में आता है 8 लाख, अच्छा इसी में ही बी पार्ट में 8 लाख का कंप्यूट करके बताओ मुझे, 8 लाख पे कितना निकालेंगे, कि 8 लाख आ रहा है, 8 लाख में से 3 लाख तो माइनस कर दोगे, उस पर टैक्स नहीं पे करना। रिमेनिंग इनकम कितनी रह गई, 5। 5 को भी मैं डिवाइड कर दूं, क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया, अब यहाँ कितना आएगा, 5 है। तो 5 में से मैंने इनके तो यानी कि 2 लाख की इनकम, तो इतना आ गया। यहाँ मैं 2 लाख लिखूंगी क्योंकि टोटल इनकम कितनी है, 8 लाख, और यहाँ कितने लिखूंगी, 3 लाख। तो जितनी इनकम रिमेनिंग है, करके दिखाओ मुझे 8 लाख का कितना टैक्स निकल के आ रहा है, आप सभी का सेम आना चाहिए। दो लाख का बताओ, 2 लाख का मैम निकालो, 5% कितना हो गया, 10,000। 10,000। 3 लाख का निकालो, 20% निकालोगे ना, यस मैम। 60,000। 60,000 तो कितना आ गया, 70,000। 70,000। अब 70,000 का और निकालो, इसमें 4% निकाल के ऐड 4%। कर दो, तो कितना हो गया, सेस, सी डबल एस एस। 70,000, 72,800 टोटल टैक्स। बस आ गया। सबको समझ में आया। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है, फॉर एन इंडिविजुअल, अदर देन मेंशन अबव, चाहे एचयूएफ है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, और वो पर्सन जिसकी 60 इयर्स तक की एज कम है, तो लिखा है ना अदर देन मेंशन अबव, जो ए और बी में मेंशन है उसके अलावा जो भी बच गई हैं, जो भी अभी हमने इससे पहले डिस्कस किए हैं। तो देखो उसमें 2,50,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना, यानी कि मेरी इनकम हो गई, तो मुझे अपनी इनकम पे 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं पे करना। 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स पे करना है मुझे 5%। 5 लाख से 10 लाख की इनकम पे कितना हो गया, 20%। और 10 लाख से ज्यादा की इनकम पे कितना हो गया, 30%। पहले बताओ सभी को ये समझ में आया या नहीं, निकाल लोगे यस ना ये मैम। क्वेश्चन, यस या मैम। क्वेश्चन दू करने के लिए। चलो लो एग्जाम्पल ले लो, वही 12 लाख वाला ले लो। अब इसमें एज कर देते हैं 44, ठीक है, तो 44 की एज है, मैन है, 44 एज है, और उसकी इनकम कितनी है, द इनकम इज अवर द 12 लाख, इनकम इज अवर 12 लाख। सो 12 लाख में से 2,50,000 माइनस कर दो, क्योंकि हमें उस पर कोई टैक्स नहीं पे करना। On the 12 or on the income of the 12 lakh, we don't have to pay the tax on 2,50,000, and the remaining, यहाँ पे आपके पास अमाउंट कितनी है, देखो 5 लाख तक की इनकम है, देखो ऐसे हमें देखना है, 5 लाख तक की इनकम पे 2.5 लाख पे तो हमने टैक्स पे नहीं किया, तो अब जो 2.5 लाख है, यानी कि उन 2.5 लाख पे मुझे 5% का टैक्स पे करना, निकालो। 2,50,000 को मल्टीप्लाई कर दो 5% के रेट के साथ, निकालो, कंप्यूट करो,
2,50,000 मल्टीप्लाई बाय द 5%, तो बताओ कितना आ गया? एनीवन? कोई भी नहीं कर रहा क्या? 12,500. 500. वेरी गुड। तो कितना आ गया? 12,500। 500. यानी कि 5 लाख तक की इनकम पे तो हमने कैलकुलेट कर दिया ना। अब उसकी इनकम Yes, उससे ma'am. भी ज्यादा बैठ रही है, यानी कि 12 लाख बैठ रही है, यानी कि 12 लाख में से माइनस कर दो 5, तो कितनी बैठ रही है? 7। अब यहाँ पे तो 5 + 5 आ जाएगा इसमें, तो बाकी के 5 लाख पे हमें कितना टैक्स पे करना है? 20%। तो 20%. 5 लाख का 20% कितना हो गया? 1 लाख। 1 lakh. अभी भी उसका इनकम पे टैक्स देखो रुका नहीं, यानी कि जितनी ज्यादा इनकम अर्न कर रहा है उतना ही उसे ज्यादा रेट का टैक्स पे करने को पड़ रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे इसे? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन Progress. पॉलिसी। तो यानी कि 2 लाख पे, तो 2 लाख पे अब उसने कितना पे किया? 30%। तो 2 लाख का 30% कितना होगा? 60,000। यानी कि 60,000. 1 लाख इधर, 60,000 इधर, और ऊपर 12,500। 500. तीनों को ऐड कर दो, कितना आएगा? 1 lakh 17 lakh. 72. 1 1 lakh lakh तो 72,000 ये क्या था? ये था 72,500. उसका टैक्स, ठीक है। फिर इस पे हमें क्या पे करना है? 4% का सेस। 4% का सेस लगाते हैं, जो हम टैक्स निकालते हैं उसी का 4% निकालो और इस पे ऐड कर दो। 6,900. हाँ, जितना भी आएगा उस पे ऐड कर दो, और बाकी इन दोनों को मतलब कि जो हमने निकाला है टैक्स का और सेस को, फिर दोनों को ऐड करो। सो दिस इज द माई टैक्स लायबिलिटी। तो उस पर्सन को इतना टैक्स पे करना है। पहले बताओ, क्लियर हुआ? यानी कि उस Yes, ma'am. पर्सन को इतना टैक्स पे करना है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। ये देखो सरचार्ज क्या होता है। अभी देखो कि सरचार्ज क्या होता है। द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द अबव रेट shall be increased by surcharge at the rate 10% of such income tax। देखो क्या है बाबू, मान लीजिए कि इन केस ऑफ देखो एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, उसकी इनकम आपकी 50 लाख से भी ज्यादा है, और कहाँ तक है? यानी कि आपकी जो इनकम है वो 1 करोड़ तक है। 50 लाख तक की इनकम पे तो आपको जिस रेट आपको सब कुछ मेंशन है जो मैंने अभी सिखाया, उसी के अकॉर्डिंग हम कंप्यूट करेंगे। और बाकी का जो आपके पास है 10%, ठीक है, ये हम कब लगाएंगे? उसकी इनकम का, सच इनकम का हम 10% से, देखो सरचार्ज मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स 10% और लगाएंगे। कब लगाएंगे? अगर जब उसकी 50 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ तक है। एंड 15% ऑफ सच इनकम टैक्स इन केस ऑफ पर्सन हैविंग अ टोटल इनकम एक्सीडिंग 1 करोड़। अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो जहां आपका 4% लगा है पहले, वहां पे 1 करोड़ तक है तो वहां लगेगा 10%, और जहां 1 करोड़ से ज्यादा है तो वहां आपको लगेगा 15%। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ या नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, मार्जिनल रिलीफ। The total amount payable as income tax and surcharge on total income exceeding 50 lakh and 1 crore shall not be exceed the total amount payable। मतलब कि आपके पास मतलब जो टोटल अमाउंट पेबल है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या नहीं है तो ऑब्वियसली हम उस पे नहीं कैलकुलेट करेंगे। तो शैल नॉट एक्सीड द टोटल अमाउंट पेबल एज इनकम टैक्स ऑन अ टोटल इनकम ऑफ 50 लाख एंड 1 करोड़ बाय मोर देन द अमाउंट ऑफ इनकम दैट एक्सीड्स 50 लाख। मतलब कि आपके पास बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि वो शैल नो, आपकी जो इनकम है ना वो 1 करोड़ या 50 लाख जो भी आपकी लिमिट या आपको रिलीफ दी गई है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नाउ द सेस क्या है?
दिस सेज हेल्थ एंड एजुकेशन सेज 4%। ये मैंने आपको बता दिया कि हेल्थ का भी है, एजुकेशन, एजुकेशन में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है कि जैसे प्राइमरी वालों के लिए होता है 1%, ठीक है, और इस 1% में से आपके पास 1% जा रहा है प्राइमरी एजुकेशन के लिए, 1% जाता है हेल्थ के लिए। देखा है ना, आपके पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है ना, वो भी हमारे टैक्स में से ही जाएगा, ये सभी को पे करना पड़ेगा, टैक्स के ऊपर टैक्स, ठीक है। और बाकी का जो 2% है, ये हमारे पास जो सीनियर सेकेंडरी के बच्चे होते हैं, फिर सेकेंडरी एजुकेशन है, ये उसके लिए जाता है। तो अब देखो रिबेट, रिबेट कितने की है, देखो पिछले साल तक की रिबेट थी हमारे पास 2,500 तक की। जैसे मान लीजिए आपके पास, ये जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, एक तो टैक्स स्लैब लगा देती है, ठीक है, मान लो कि एक की इनकम है, इतनी इनकम है 4 लाख, 4 लाख की इनकम है मेरी मंथली, मतलब मंथली कह रही हूँ, ईयरली, तो 4 लाख में से 2.5 लाख चला जाएगा, ठीक है। बाकी का 1.5 लाख पे मैंने बाकी का 1.5 लाख पे मैंने कितना 5% निकाल दिया। तो बाकी का जो अमाउंट पे मैंने 5% निकाल दिया, अगर जो मैंने फिर टैक्स कंप्यूट किया वो 2,500 है या 2,500 से कम है, तो फिर मेरा पूरा टैक्स माफ हो जाता है, ध्यान देना। तो इसको बोलते हैं सेक्शन 87A। तो हमें 87A की रिबेट मिलती है। पिछले साल सरकार ने फरवरी में अनाउंस किया था, ठीक है, टैक्स उसके उसमें, तो वहां रिबेट दी गई थी 5 लाख तक की इनकम की, मतलब वैसे तो लिमिट में था 2.5 लाख, लेकिन अगर मान लो 2.5 लाख की इनकम पे आप दोबारा से 5% निकालोगे तो आपके पास 12,500 जो आया था, तो 12,500 की इनकम थी, पर लेकिन अब क्या है, अब लिमिट फिर से वही कम कर दी गई है, यानी कि 2.5 लाख कर दी गई है, सॉरी 2,500 कर दी गई है। अगर आपका टैक्स कंप्यूट होता है 2,500 तक, तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना, ठीक है। अगर उससे ज्यादा है तो आपको टैक्स पे करना है, चाहे 1 रुपी क्यों ना ज्यादा होगा। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 has provided the rebate from the tax payable by the assessee। नंबर 1, कौन कौन से फॉलोइंग कंडीशंस हैं, ठीक है। द असेसी इज एन इंडिविजुअल, असेसी इंडिविजुअल होना चाहिए। ही इज रेजिडेंट इन इंडिया, इंडिया में रहने वाला होना चाहिए, ये मैं आपको स्टार्टिंग से बोलती आई हूँ। टोटल इनकम उसकी 3.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तभी आपका इतना अमाउंट निकल कर आएगी। तो यही मतलब हो गया ना इन सभी का रिबेट से, यानी 2.5 लाख तो वैसे एग्जाम्प्ट कर दिया, और वैसे भी टैक्स कैलकुलेट करने के बाद आपके पास इतना इनकम आती है 2,500 तक, तब आपको छूट मिलेगी, आपको बिल्कुल टैक्स नहीं पे करना। लेकिन अगर इससे ज्यादा आएगा तो आपको छूट नहीं मिलेगी, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब है क्वांटम ऑफ रिबेट, तो रिबेट कितना मिलेगा, द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल ऑन द टोटल इनकम। भाई सिंपल है कि आपने अपने टोटल इनकम पे कितना इनकम टैक्स पे किया है, ठीक है, तो आपको उसकी रिबेट मिल जाएगी। अब है, और या तो 2,500, जो भी इनमें से क्या होगा लेस होगा। बाकी क्वेश्चन है वो अभी इसमें सेक्शन, ये डिडक्शन वाला क्वेश्चन भी है, 80C है, 80TTA है, अभी आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है, अभी आपको सिंपल बेसिक ही पढ़ो। आपको मैं इसके जो क्वेश्चंस हैं वो व्हाट्सएप कर दूंगी। पहले मुझे ये बताओ, आज की हमने अपनी क्लास में इनकम टैक्स को कैलकुलेट करना सीखा, इनकम टैक्स लायबिलिटी हम किस तरीके से कंप्यूट करते हैं, हमने 87A की रिबेट भी सीखी, और फिर हमने सीखा है कि अलग अलग रेट के हिसाब से, ठीक है, और अलग अलग एज ग्रुप्स के हिसाब से हमारे पास क्या है, वी हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स। इज इट क्लियर टू यू? Yes, प्लीज ma'am. बी Yes, ma'am.